नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो विषय है वो है कैदी और कोकिला कविता का अनुवाद। तो इस कविता में कवि ने माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है कि कवि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए जाता है तो वहाँ उसको है ना कैद में बंद कर लिया जाता है और बंद होने के कारण उसका वातावरण है वो एकाकी हो जाता है, यानी उसका मन है वो भर जाता है। और रात के समय जब वह कोकिला की ध्वनि को सुनता है तो वह अपने मन को के में जो भाव प्रकट होते हैं उनको कोकिला के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। तो यहाँ कवि ने ब्रिटिश शासन के द्वारा जो दिए गए दुख हैं उन दुखों का वर्णन करते हुए, आक्रोश प्रकट करते हुए अपनी बात को कहने का प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं कैदी और कोकिला। विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। तो देखिए, पहली जो पंक्ति है इसकी, तो पहले इसका हम प्रसंग भी करते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह स्टेज भाग 2 की जो कविता है कैदी और कोकिला, उससे अवतरित किया गया है और इसके कृतिकार हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और इस कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अंग्रेज़ों द्वारा जो यंत्रणा जेल में उसे दी जाती है उस यंत्रणा को, कष्ट को उजागर करने का प्रयत्न किया है। तो रात्रि के समय वह कोयल की चीख को सुनता है, आवाज़ को सुनता है। तो देखिए क्या भाव व्यक्त होते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो क्या लाती हो, संदेश किसी का, कोकिल बोलो तो यहाँ कवि ने कहा है कि कवि ने कोयल से पूछा है कि तुम इस समय है ना रह करके क्यों गा रही हो और क्या गा रही हो, अपनी इस ध्वनि के माध्यम से तुम किसके लिए संदेश लाई हो, मुझे इसका विषय बताओ। तो आगे कहता है कवि, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, क्योंकि मैं तो यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित ऊंची जो जेल हैं, कारागार हैं, उनके अंदर बंद कर दिया गया हूँ और ऐसे लोगों के बीच मेरा बसेरा है जो डाकू चोर जेब कतरे हैं। वो जीने नहीं देते हैं, नहीं पेट भरकर खाना, और अंग्रेज़ सरकार, ब्रिटिश सरकार है वो पेट भरकर खाना नहीं देती है और उसके जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का गहरा प्रभाव गहरा है, पता नहीं इतना निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ये सत्ता है या अंधकार है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, और ऐसे वातावरण को देख करके, हिम कर मतलब चंद्रमा है, वो भी रात्रि को छोड़ करके चला गया है। और क्योंकि वो अंग्रेज़ों का शासन की तरह रात्रि भी काली है और अंग्रेज़ों के कारनामे हैं वो भी काले प्रतीत होते हैं। तो अब तो रात है वो काफ़ी बीत चुकी है, मानो चारों तरफ है ना निराशा और अंधकार ही छा गया हो। उसके पश्चात भी अब इस समय कालिमा मई क्यों आली, और अब इतनी काली रात हो गई है तो इस समय है आली यहाँ सखी प्रयुक्त किया है कोयल के लिए। तुम जाग रही हो तो तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तो इसमें प्रस्तुत पद में कवि ने जहां मन के निराशा के भावों की अभिव्यक्ति की है और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीय सेनानियों को जो कष्ट यंत्रणाएं दी जाती थी उनका भी इसमें वर्णन किया है। भाषा कवि की सहज, सरल एवं प्रवाहमयी है
शब्द चयन जो है सर्वथा उचित है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें रोचकता को प्रदान करता है। चांद का मानवीकरण किया गया है, तत्सम शब्दों का इसमें सुंदर प्रयोग है और इसमें रह रह में जो है पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण जो है इसमें विद्यमान है। तो आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ, बने रहिए आप मेरे साथ। क्यों हूक पड़ी, क्यों हूक पड़ी, यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। वेदना बोझिल से कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कि तुम इस समय अपनी बोझिल कल्पनाओं से, अपने बोझिल शब्द से क्यों बोल रही हो, तुम्हारा किसी ने क्या लूट लिया है। क्योंकि मर्दुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, तुम तो मीठे बोल, मीठा शब्द बोल, सबर बोलने वाली हो और मधुरता का के वैभव की रखवाली करने वाली हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, कि तुम पागल हो गई हो आधी रात के समय चीख रही हो कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं दिखी कोकिल बोलो तो, कि तुम्हें ऐसा कौन सा संकट या खतरा दिखाई दे रहा है जिसके कारण तुम अब बोल रही हो। ऐसी कौन सी ज्वालाएं तुम्हें दिख रही हैं जिसके कारण तुम इतना दुखी होकर के चिल्ला रही हो। तो यहाँ इस कविता में, इस अवतरण में कवि ने कोयल की रुक रुक करके बोलने की जो ध्वनि है उसको आशंकित रूप से जो कूकने का जो कारण है वो जानना चाहा है और कोयल को मृदुलता के भाव की रखवाली कहा है। प्रस्तुत पद में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और इसमें जहाँ कहाँ कवि के मन की जिज्ञासा का बोध होता है वहाँ काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। बोलो तो शब्दों की आवृत्ति के से कवि की जिज्ञासा है उसका बोध होता है। प्रसाद गुण से संपन्न है और प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि की कोयल से, कवि को प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि कोयल से कह रहा है। कवि ने कोयल के अर्धरात्रि के समय कूकने से किसी लुटेरे या कोयल के पागल होने या जंगल में किसी लगने वाली आग को देखना चाहता है, ये उसकी कल्पना है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। फिर कोयल से कवि सवालात करता है, प्रश्न करता है, प्रश्नालंकार है यहाँ कि कोयल क्या तुम मेरे हाथों और पैरों में पड़ी हुई जंजीरें जो बेड़ियाँ हैं उनको सहन नहीं कर सकती। ये बेड़ियाँ नहीं मेरे लिए ब्रिटिश साम्राज्य का गहना है। तो यहाँ कवि की जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति है वो उजागर होकर के सामने आती है, यानी वह अंग्रेज़ों का कोई भय है ना वो नहीं मानता है। कोल्लू का चर्रक चूँ जीवन की तान है, जिस कोल्लू में उसे जोता जाता है, जोड़ा जाता है, उसकी कोल्लू की जो आवाज़, चर्रक की जो आवाज़ आती है, कहता है अब वो मेरे जीवन की तान बन चुकी है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान और गिट्टियों पर उसकी उंगलियों ने है ना वो क्या लिख दिया है, गीत ध्वनि लिख दी है। यानी मानो हमारे जीवन की जो तान है, यहाँ कारागार में रहते हुए स्वतंत्रता सेनानी भी मिट्टी पर अपनी उंगलियों के संदेश है ना देशभक्ति के गीत लिखते हैं। यहाँ गिट्टी नहीं मिट्टी है भैया, मिट्टी पर उंगलियों के गीत हैं, वो उंगलियों से हमने गीत लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ और
मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुएं से पानी नहीं अपितु ब्रिटिश, जब मैं पेट पर जुआ लगा करके मोट खींचता हूँ अर्थात कुएं से पानी निकालता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं जुआ नहीं खींच रहा हूँ बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो अकड़ है उसको बाहर निकाल रहा हूँ। जीवन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तो कहते कि तुम्हारे जीवन में ऐसी करुणा है वो क्यों जग रही है रुलाने वाली। तो यहाँ कहता है कि कोयल को संबोधित करता है कि तुम दिन में रुलाने वाली करुणा क्यों जगा रही हो अर्थात पैदा कर रही हो। हम करुणा के भाव को चेहरे पर व्यक्त नहीं करें ताकि अंग्रेज शासक यह समझें कि हम टूट चुके हैं। इसीलिए रात में गजब ढा रही हो आली, तो इसलिए तुम भी रात को करुणा जगाने वाली ध्वनि को उत्पन्न करके गजब ढा रही हो। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने एक और मन की निराशा का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के अत्याचारी शासन का वर्णन किया है। कवि का कहने का भाव यह है कि ब्रिटिश शासन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति क्रूरता एवं अमानवीयता का व्यवहार करता था, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देता था। साधारण अपराधियों और स्वतंत्रता सेनानियों में उसे कोई अंतर महसूस नहीं होता था। अगले इसमें बताया है प्रस्तुत काव्य में पंक्तियों में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का जो बलिदान है वो इसमें झलकता है। खाली करता हूँ कुआ में रूपक अलंकार है, संपूर्ण काव्य में प्रश्नालंकार है, भाषा सरल सहज है, भाव के अनुकूल है, गजब ढाना मुहावरे का सफल प्रयोग किया गया है और भाषा ओजस्वी है, संपूर्ण ओजस्वी वाणी को उद्घाटित करता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले अवतरण की तरफ। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो यहाँ कवि ने कोयल को संबोधित करते हुए कहा है कि इस समय बड़ा ही शांत है और मनोरम है। ऐसे शांत समय में तुम अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। या तुम फिर अपनी मधुर आवाज़ से तुम क्रांति का बीज बो रही हो। कहने का भाव ये है कि कोयल की जो ध्वनि है ना वो बहुत ही मधुर होती है और उसमें विद्रोह की जो भावना है अब इस समय कवि को दिखाई दे रही है। अपनी मधुर भाषा में रचित कविता द्वारा लोगों की मन में विद्रोह की भाव उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ इसमें संपूर्ण पद में भाषा सहज सरल एवं प्रवाहमयी है, मधुर विद्रोह बीज में विरोधाभास अलंकार है, शब्द चयन सर्वथा उचित है और कविता में तुक लय एवं संगीत का समन्वय है और इसमें बताया कि विद्रोह की भावना केवल ओजस्वी भाषा में ही नहीं अपितु मधुर भाषा में भी हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। काली तू रजनी भी काली शासन की करनी भी काली। कवि कहता है कि कोयल तुम्हारा रंग काला है, रात्रि भी काली है और अंग्रेज सरकार की जो करतूत हैं वो भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, लहरें भी काली हैं, कल्पनाएं भी काली हैं, मेरी काल कोठरी भी काली, यहाँ तक कि मैं जिस काल कोठरी में रहता हूँ बंद हूँ वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, टोपी भी काली है और कमली भी जिस पे मैं लेटा हुआ हूँ वो भी काली है। मेरी लो श्रृंखला है काली और लोहे की सलाखाओं के अंदर मैं बंद हूँ उनका भी रंग काला है। पहरे की हुंकार की व्याली, पहरे की हुंकार की व्याली, किंतु इस संकट रूपी समय में तुम पहरे की हुंकार सर्पणी की भांति काली हो, यानी कि तुम्हारी हुंकार है वो सर्पिली की भांति वो भी काली है। पहरे की हुंकरती की व्याली, 30 पर है ए गाली ए आली, तो उस पर है ना ये तुम्हारी जो आवाज़ है एक गाली सी प्रतीत होती है। यानी कोयल द्वारा बताए गए जो बिठाए गए पहरे की हुंकार सर्पिणी की बाती है। हे सखी, इतना
पर भी हमें मरने अर्थात बलिदान देने की मस्ती छाई हुई है। हे कोयल, तू बता कि अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण में किस तरह से तैरा रही हो। आगे कवि कहता है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो, यानी इतना काला संकट है, इतना अधिक संकट है, इस संकट के होने पर भी, संकट रूपी सागर के होने पर भी हम अपने जीवन को निछावर करने के लिए तैयार हैं। कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। तुम अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण में किस प्रकार तैरा रही हो, अर्थात तुम बोझिल होकर क्यों इस समय बोल रही हो, कोकिल बोलो तो यहाँ इस पद्य में कवि ने रात कोयल और अंग्रेजी शासक के काले कारनामे, रंग की सभ्यता दर्शाते हुए ब्रिटिश शासन की काली करतूतों को उजागर किया है। संपूर्ण पद्य में सरल, सहज एवं प्रमम भाषा का प्रयोग है। सागर संकट में रूपक अलंकार है भाई। काली शब्द की आवर्ती के द्वारा अंग्रेजों के काले कारनामे एवं अत्याचारों का प्रभावशाली ढंग से उजागर किया गया है और संबोधनात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। ब्रिटिश शासन की करनी के विषय में बताया है कि उनकी करनी बहुत ही बुरी थी और वे भारतीयों के प्रति अमानवीयता का व्यवहार करते थे और वे निर्दोषियों को भी जकड़ करके जेल में डाल देते थे। उनके प्रति गाली गलौज करके अमानवीय व्यवहार का प्रदर्शन भी करते थे। इसलिए ब्रिटिश शासन की जो करनी है वो काली है और कल्पना भी काली है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। तुझे मिली हरियाली डाली, यह कोकिला को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि कोयल, तुम्हें और तुम में और मुझ में बहुत अंतर है, क्योंकि तुम्हें तो बैठने के लिए हरी डाली मिली है और मुझे मिली कोठरी काली, और मेरा बसेरा है वो काल कोठरी में है, काली कोठरी में है। तेरा नभ भर में संचार, तुम सारे आसमान में संचरण करती हो, तुम सारे आसमान में संचरण करती हो। मेरा 10 फुट का संसार और मैं केवल 10 फुट की काल कोठरी में ही जीवन व्यतीत करता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे है गुनाह, कि तुम्हारी जो बोली है, तुम जब बोलती हो तो तुम्हारे गीतों पर भी लोग आह भरते हैं, तुम्हें वाह वाही देते हैं, और यहाँ मेरा रोना भी यहाँ गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर तो रणभेरी। तो कवि कहता है कि तेरे और मेरे बीच कितना फासला है, क्या तुम इसीलिए ये युद्ध रणभेरी, यानी रणभेरी होता है युद्ध के बाजे, क्या तुम इस समय इतना फासला देख करके अंग्रेज़ों के साथ भिड़ने के लिए युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। तो यहाँ कवि प्रश्नता के भाव में, प्रश्न पूछने के भाव में कह रहा है, इस हुंकरती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं मैं, कर दूं कोकिल बोलो तो। कर तुम्हारी इस हुंकार के ऊपर मैं अपनी रचना में और क्या लिख सकता हूँ, अपनी काव्य के माध्यम से मैं लोगों के अंदर क्या भर सकता हूँ, कोयल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो यहाँ कवि कहता है पुनः कि कोयल, तुम ही बताओ कि मैं महात्मा गांधी या मोहनदास गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति का जो व्रत ले चुके थे, क्या मैं उनके उस आनंद को इसमें भर दूं। यानी कहती है कवि पुनः प्रश्न करता हुआ कहता है, इस हुंकार में अपनी रचना में क्या कर सकता हूँ, अर्थात काव्य रचनाओं के माध्यम से मैं लोगों को है ना अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में विद्रोह की भावना भर सकता हूँ। कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी के स्वतंत्रता प्राप्ति के इस व्रत पर प्राणों का जो प्राण या आनंद, प्राणों का जो आनंद है मैं कैसे भर दूं। तो यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों के लिए समूचा संसार रहने के लिए है, तो कुछ को कैद में बंद कर दिया गया है। तो यहाँ तक कि संपूर्ण भारत की कारागार हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की जो
सज़ा देने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो इसमें तुलनात्मक शैली का विषय आकर्षक बन पड़ा है। नसीब, गुना आदि उर्दू के सार्थक शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा विषयानुकूल है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है वो दृष्टव्य है। तो कोयल ने मोहन या महात्मा गांधी के देश को स्वतंत्र कराने के व्रत की ओर यहाँ संकेत किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपको इस कविता का अनुवाद है वो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इसको समझ न पाए हैं तो दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें और बने रहें आप अपने गुरुजी के साथ और लुटाते रहिए अपना असीम प्यार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए अपने गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।